गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 7th स्टैंडर्ड का 10th चैप्टर पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे लेक्चर का नाम है आपदा प्रबंधन। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे, बताओ तो कैंसिल है तुम्हारा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया है। हमने पिछली कक्षा में आपदा के दो प्रकार मानव निर्मित आपदा तथा प्राकृतिक आपदा का अध्ययन किया है। ठीक है, यही सेम तुम लोग को 8th स्टैंडर्ड में भी आएगा, 6th स्टैंडर्ड में पढ़े और सेम 7th स्टैंडर्ड में भी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ डीप में जाता है, तो उसको अच्छे से ध्यान में रखोगे तो अच्छा रहेगा। क्या दिया है इसने, हमने पिछली कक्षा में आपदा के दो प्रकार मानव निर्मित आपदा और प्राकृतिक आपदा का अध्ययन किया था। उपयुक्त समाचार की आपदाओं का इन प्रकार में वर्गीकरण करो। कुछ आपदाएं हम टाल सकते हैं तो कुछ आपदा के लिए सावधानी बरतना आवश्यक है। ठीक है, कुछ कुछ आपदा जो है हम लोग टाल सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ आपदा है उसको हम लोग टाल नहीं सकते, तो उसको मतलब हटा नहीं सकते, तो उसको कैसे कम किया जाए, सावधानी कैसे बरता जाए, ये कर सकते हैं। प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित जो आपदा रहते हैं वो एक दूसरे से लिंक ही रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मानव निर्मित से प्राकृतिक आपदा भी हो सकता है या प्राकृतिक आपदा से भी मानव निर्मित आपदा हो सकता है। आगे क्या दिया है, वातावरण में होने वाली परिवर्तन के कारण अकाल, बिजली का गिरना, बादल का फटना, तूफान आदि प्राकृतिक आपदा होती है। ठीक है, वातावरण में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, जो बदलाव होता है उसके कारण, जैसे कि एग्जांपल में दिया है कारण अकाल। ठीक है, अकाल पता है तुम लोग को, पानी का कमी या पानी ज़्यादा दोनों अकाल हो जाता है। ठीक है, फिर बिजली का गिरना, बिजली गिरता है तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। और बादल का फटना, ठीक है, बादल का फटना मतलब तुम्हारा बहुत पानी आ जाता है। ठीक है, तो बाढ़ आ जाता है तो वो भी खराब होता है। या तूफान आदि जो रहता है ये सब प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ये मानव निर्मित आपदा नहीं, ये सब प्राकृतिक आपदा है। फिर आगे कह दिया, ऐसी प्राकृतिक आपदा से जनहानि तथा वित्तीय हानि होने की आशंका होती है। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा ये आपदा से क्या होता है, जनहानि भी होता है तथा वित्तीय मतलब जनहानि मतलब लोग की भी हानि होती है, साथ में पैसे का भी हानि होता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या कर सकते हैं, तो सबको एक एक करके आगे बताया गया। पहले सबसे दिया है अकाल। ठीक है, फेमिन। यहाँ पे कह दिया अकाल के अंदर अनाज व पानी की दीर्घकालिक और तीव्र कमी से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति को अकाल कहते हैं। ठीक है, अनाज की कमी रहे या पानी की कमी रहे। ठीक है, पहला देखो अनाज का दिखा है यहाँ पे फोटो, दूसरा यहाँ पे पानी का दिखा है। पानी का कमी रहे या अनाज का कमी रहे, ठीक है, तीव्र कमी मतलब बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगा फास्ट, तो उस परिस्थिति को कहेंगे वो अकाल का परिस्थिति है। फिर आगे क्या दिया है, सामान्य अकाल का प्रमुख कारण प्राकृतिक होता है, फिर भी कुछ मानवीय क्रियाकलापों के तो कुछ प्राकृतिक प्रक्रिया के अकाल की परिस्थिति बनती है। ठीक है, अभी क्या दिया है यहाँ पे, प्रमुख कारण जो है वो प्राकृतिक है, लेकिन कुछ साधन से मानवीय के कारण भी, मानवीय क्रिया के कारण भी यह अकाल के ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है, मतलब दोनों इसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्राकृतिक के कारण भी और मानव निर्मित के कारण भी ये अकाल हो सकता है। ठीक है, विचार करो में क्या दिया, साल भर खेत का अनाज उत्पादन नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, अगर साल भर अगर तुम्हारा खेत का उत्पादन नहीं हुआ तो हम लोग को कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, कितना नुकसान हो सकता है ये भी सोच लो, तो मानवीय भी हो सकता है और हमारा पैसे का भी नुकसान कितना होएगा वो भी समझो। अकाल के कारण, अभी अकाल के कारण क्या क्या हो सकता है यहाँ पे दिया है, सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़ से फसलों का बह जाना अथवा फसलों का नुकसान होना, तापमान में परिवर्तन, तूफान, ठंडी हवा, कुहर जैसे पर्यावरण के परिवर्तन जैसे प्रकार, फसलों पर कीड़े लगना, रोग लगना, टिड्डी, चूहे और घूस आदि प्राणी द्वारा होने वाली फसलों की हानि, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आदि अकाल के कुछ कारण है। ठीक है, क्या बताया अकाल के कारण, क्या क्या बताया, एक सूखा, ठीक है, फिर अतिवृष्टि मतलब बाढ़ या बाढ़ ज़्यादा, जैसे बताया मैंने तुम्हें, सूखा पड़ जाता है या ज़्यादा ही बाढ़ हो जाता है। ठीक है, वो या तुम्हारा खेती मतलब अनाज बिनाज नहीं रहता है। ठीक है, तो या फसलों का नुकसान हो जाता है, तो ये सब भी अकाल के कारण है। उसी प्रकार तापमान में परिवर्तन, ठीक है, कभी कभी क्या होता है तुम्हारा बहुत ठंडी हो जाएगा या तूफान आ जाएगा या कोहरा हो जाएगा या बहुत बारिश गिर जाएगा। ठीक है, तो तापमान में परिवर्तन होने के कारण भी अकाल का एक बहुत बड़ा कारण है। उसी प्रकार आगे क्या जाए, फसलों में कीड़े लगने, ठीक है, फसल बर्बाद, जैसे कि कीड़ा लगना, कीड़े मतलब फसल को रोग लगना या टिड्डी का अटैक, जैसा भी आया रहेगा थोड़े दिन पहले न्यूज़ में आया रहेगा। ठीक है, टिड्डी अटैक जो बता रहे थे, तो टिड्डे चूहे जो रहते हैं ये लोग पूरे मतलब फसल को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब भी अकाल का कारण हो जाता है। जैसे फसल नहीं रहा तो तुम लोग का खाना भी नहीं रहेगा, तो भी अकाल का एक कारण है। और भूकंप या जैसे प्राकृतिक चीज़ें वो भी एक अकाल के कारण है।
फिर आगे कहता है इनमें से सूखा पड़ना अकाल का मुख्य कारण है। अकाल के मानवीय कारण में युद्ध, अंतर्गत अशांति, यातायात के लिए मार्ग का अभाव, लोक संख्या वृद्धि आदि का समावेश है। ठीक है, ये सब जो ऊपर थे प्राकृतिक कारण है। अभी मानवीय मानव का कारण क्या बताया, युद्ध। ठीक है, युद्ध के कारण भी अकाल का कारण होता है। फिर अंतर्गत शांति, ठीक है, अंदर अंदर जो रहता है इंटर स्टेट अशांति होता है, तो इसके अंदर भी तुम्हारा ये अकाल हो सकता है। यातायात के लिए मार्ग बनाते तो उसके लिए भी पेड़ पौधे काटते हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज़ कम हो जाता है। और लोक संख्या में वृद्धि के कारण तुम्हारा अनाज का प्राप्ति और पानी की प्राप्ति पूरी तरीके से नहीं हो पाती, तो लोक संख्या वृद्धि भी, मतलब ये सब जो है ये मानवीय कारण है। फिर आगे कह दिया यहाँ पे, विश्व के विभिन्न प्रदेशों में भयानक अकाल पड़ने से, जनहानि होने से समाचार ज्ञात है। ठीक है, क्या बताया यहाँ पे, विश्व में विभिन्न प्रदेशों, ठीक है, अलग अलग प्रदेश में अकाल पड़ने से जनहानि कितना होता है, ये हम लोग ने समाचार में पढ़ा है। ठीक है, अगर अकाल पड़ा तो समझ लो उस बार, नहीं तो भी 20-30 हज़ार लोग ऐसे ही फटाक से तुरंत मर जाते हैं। ठीक है, एशिया विश्व का प्रमुख अकालग्रस्त महाद्वीप है। ठीक है, एशिया जो है मतलब महाद्वीप तो पूरे रहते हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो एशिया रहता है वो अकालग्रस्त है। ज़्यादातर अकाल सूखे और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पड़े हैं। ठीक है, ज़्यादातर अकाल जो रहता है उसका मुख्य कारण क्या है, सूखा पड़ना और बाढ़ग्रस्त, मतलब कहाँ कहाँ पे सूखा पड़ जाता है तो कहाँ कहाँ पे बहुत सारा पानी बाढ़ आ जाता है। विश्व में जो भीषण अकाल पड़ने से है उनमें भारत और चीन का अकाल प्रमुख है। ठीक है, सबसे बड़ा जो अकाल भीषण अकाल जो विश्व भर में उसमें उसमें जो है भारत और चीन का नाम आता है। ठीक है, मतलब भारत और चीन में सबसे भीषण अकाल पड़ चुका है। यहाँ पे बाजू में देखेंगे क्या दिया है यहाँ पे, इतिहास का पृष्ठ, अकाल कोई आज के समय की समस्या नहीं है। ठीक है, आज ही ऐसा मतलब बना है अकाल, वो ऐसा नहीं कह सकते। पीने के पानी, भोजन और जानवर के चारे का अभाव अतीत में भी था। ठीक है, मतलब तुम्हारा इतिहास में भी पहले भी ये सब था, पीने का पानी या भोजन या जानवर के लिए चारा जो था इसका अभाव, मतलब उसकी कमी जो थी वो पहले भी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति साहू महाराज के कार्य में भी अकाल पर नियंत्रण के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई थी। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे और छत्रपति साहू जी महाराज थे, ठीक है, उनके भी कार्यकाल में अकाल पड़ता था, तो उसको कैसे नियंत्रण में लाया जाए उसके ऊपर वो लोग काम किया करते थे। फिर उनमें से पानी वितरण और पानी भंडार योजना आज की परिस्थिति में भी आदर्श है। ठीक है, क्या होता है, पानी वितरण या मतलब पानी जो विस्तारित करते हैं, ठीक है, बांटते वो, और पानी भंडार मतलब पानी को कैसे अच्छा से रखा जाए। ठीक है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, कुआं, पावड़ी, तालाब ऐसे बनाते हैं और मोटर से पानी जैसे देते हैं, ठीक है, पाइप से, ये आज भी हम लोग उन तभी के टाइम से अभी तक चलता आ रहा है। उनमें फिर आगे जो आने वाले संकटों और आपदाओं का सामना करने के लिए तुम भी ऐसी ही योजनाएं तैयार कर सकते हो। ठीक है, मतलब और संकट आ सकती है, आपदा आ सकती है, तो उसका तुम लोग उसके लिए योजना भी अभी भी तैयार कर सकते हो, जो केवल तुम्हारे जीवन के लिए नहीं अपितु समाज के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, अगर तुम लोग ऐसा इस्तेमाल करोगे तो वो तुम्हारे लिए नहीं कि बल्कि तुम्हारे मतलब तो समाज आजू बाजू सबके लिए भी इस्तेमाल में आ सकता है। कह दिया, औरंगाबाद में मलिक अंबर ने पीने की पानी के लिए निहर योजना कार्यान्वित की, वह आज भी अस्तित्व में, इसके बारे अधिक जानकारी प्राप्त करो। ठीक है, कह दिया औरंगाबाद में मलिक अंबर, इन्होंने पानी के लिए नहर बहुत बड़ा मतलब जैसे डैम या क्या बोलते हैं नदी जैसा तैयार किया था, वो अभी भी अस्तित्व में है। ठीक है, उसके बारे में अधिक जानकारी निकालने को बोला है। फिर क्या हम अकाल के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अकाल के लिए हम लोग उत्तरदायी है, उसके लिए क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर दिया यहाँ पे, बारिश और जनसंख्या का संतुलन बिगड़ने से पानी का अभाव बढ़ रहा है। ठीक है, बारिश और जनसंख्या, जैसे कि जनसंख्या बढ़ रहा है तो पेड़ पौधे कट रहे, ठीक है, तो उसके कारण तुम्हारा बारिश जो वो भी बराबर मात्रा में नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी तुम्हारा पानी का यहाँ पे अभाव पड़ता है। दूसरा, हरित क्रांति के कारण अनाज उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि तो हुई, पर रासायनिक खादों, कीटनाशकों, तृणनाशकों का उपयोग पर्यावरण का संतुलन नष्ट हो चुका है। क्या बताया इसके अंदर, हरित क्रांति के कारण अनाज उत्पादन अत्यधिक वृद्धि होती है। ठीक है, हरित क्रांति जैसे कि तुम्हारा जो एग्रीकल्चर जो रहता है वो उसकी क्रांति के कारण तुम्हारा अनाज जो रहता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, बहुत स्पीड में भी होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि रासायनिक खादें भी डालते हैं, ठीक है, कीटनाशक तृणनाशक डालते हैं, तो ये सब डालने से तुम्हारा हरित क्रांति मतलब अनाज जो रहता है उसकी उत्पन्न तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, लेकिन पर्यावरण का संतुलन, पर्यावरण में बहुत हानि होता है। ठीक है, उसका संतुलन बहुत नष्ट हो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है पानी का अमर्यादित दोहन करना, मिट्टी का क्षरण होना और पानी का दुरुपयोग करना। ठीक है, पानी का अमर्यादित दोहन करना मतलब अमर्यादित जो लिमिट में रहता है उसका इस्तेमाल करना। ठीक है, और मिट्टी का क्षरण होना
मिट्टी, मतलब मिट्टी का भी तुम्हारे पेड़ पौधे निकाल लेते, या जो मिट्टी में तुम्हारा दरार रहता है तो उसके अंदर पानी जाने के कारण वो फट जाता है मिट्टी, ठीक है। तो उसका भी तुम्हारा ये मिट्टी का क्षरण होता है और पानी का दुरुपयोग करना, ठीक है। जब इस्तेमाल नहीं रहता तभी भी तुम उसका उपयोग करते हो तो इसके कारण भी तुम्हारा अकाल पड़ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अकाल की तीव्रता कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये उसके बारे में बताया। पानी का योजनाबद्ध उपयोग तथा पुनः उपयोग करना, ठीक है। पानी जितना यूज़फुल है मतलब उसका भी एक टाइम टेबल बना लो या लिस्ट बना लो, जितना इस्तेमाल है उसको उतना ही उपयोग करो, ठीक है। और जो वापस रिटर्न यूज़ कर सकते हो तो वो भी करोगे तो पानी कम यूज़ होएगा। फिर दूसरा पॉइंट है स्थानीय स्तर पर जल संधारण के लिए योजना बनाना, ठीक है। स्थानीय स्तर पर मतलब जहाँ पे लोग सब रहते हैं तो वहाँ पे जल धारण के लिए मतलब जल को कैसे बचा के रखना चाहिए उसका योजना बनाना चाहिए। मतलब अगर पानी अगर बच गया तो आराम से उसमें जमा रहे और बाद में उसका मतलब जैसे पानी जब न गिरे तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग पानी से मतलब अकाल से बच सकते हैं। फिर तीसरा दिया है बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना और वृक्षों को तोड़ने से बचाना, ठीक है। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना, वृक्ष रोपेंगे तो ज़मीन भी मतलब जो तुम्हारा मिट्टी रहेगा उसका भी क्षरण नहीं होगा तो अकाल नहीं पड़ेगा, और तुम्हारे उसके कारण तुम्हारा बारिश भी होगा, ठीक है। बारिश होने से तुम्हारा क्या होएगा, तुम्हारा जो पानी रहेगा उसकी कमी नहीं होगी और ना ही अकाल पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट है इसके अकाल कम करने के पॉइंट्स है। फिर आगे दिया है जलवायु के संभावित परिवर्तन के पूर्वानुमान के अनुसार योजना में परिवर्तन करना, ठीक है। जलवायु या संभावित परिवर्तन जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसका पूर्वानुमान पहले से ही मतलब उसका अनुमान लगा के उसके हिसाब से योजना बनानी चाहिए, ठीक है। उसमें योजना में परिवर्तन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब अपने से डायरेक्ट कुछ भी बनाना चाहिए, कुछ भी हो रहा है मतलब ये बाहर में मतलब और तुम लोग कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से बनाना चाहिए। यहाँ पे एक मतलब ये दिया है प्रकोप दिया है, नहीं अकाल नहीं मिट्टी का क्षरण अब हम करेंगे वृक्षारोपण, ऐसा विभिन्न नारे तैयार कर प्रभात फेरी के समय उपयोग करो, ठीक है। प्रभात फेरी के टाइम पे जब तुम लोग का ये होता है तब दिया है नहीं अकाल नहीं मिट्टी का क्षरण अब करेंगे हम लोग वृक्षारोपण, ठीक है, नारे बताएं। फिर आगे दिया है बादल फटना, ठीक है। बादल फटने के अंदर इधर क्लाउड बर्स्ट इंग्लिश में कहते हैं उसे। बादल फटने में क्या दिया है, कभी कभी बरसात वाले बादलों से आने वाली पानी बारिश के रूप में जमीन पर गिरकर जमीन के गर्म तापमान के कारण पुनः वाष्प बनकर बादलों में ही समाविष्ट हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप बादलों का वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है और शीघ्र संघन क्रिया द्वारा अचानक किसी विशेष और छोटे भूभाग पर लगभग 100 मिलीमीटर प्रति घंटा या उससे भी अधिक मात्रा में बारिश होती है। इसी बादल को फटना कहते हैं। देखो बादल का फटना का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बहुत क्या दिया है यहाँ पे, कभी कभी बरसात वाले बादल, ठीक है, बरसात वाले बादल जो रहते हैं जहाँ पे आने वाली पानी के बारिश के रूप में जमीन पर गिर कर, ठीक है, मतलब बारिश तुम लोग को पता है काले काले बादल में बारिश रहता है, ठीक है, बादल में पानी भर रहता है तो बादल का पानी जो रहता है वो बारिश के रूप में नीचे गिरता है, लेकिन वो न गिर कर मतलब जब तुम्हारा जैसे कि तुम्हारा ठंडा हो जाता है, ठीक है, बादल ठंडा हो जाता है उसके पानी जो रहता है वो नीचे गिरते हैं, लेकिन जहाँ पे वो आ जाता है और नीचे का तापमान तुम्हारा और ज़्यादा रहता है तो पानी गिरने के बजाय वापस वाष्प में कन्वर्ट होकर वापस वो बादल में ही चला जाता है, ठीक है, बादल में वापस रूपांतरित हो जाते हैं। तो रूपांतरित होने के कारण क्या होता है, बादल और वजन हो जाता है, ठीक है। तो और वजन होने के कारण जहाँ पे वो तापमान नीचे का कम होएगा वहाँ पे वो जाने के बाद बहुत स्पीड में, क्योंकि उसके अंदर वजन ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे अब लोग तुम लोग देख लोगे अगर तुम लोग बॉटल में अगर थोड़ा ही पानी भरो तो थोड़ा धीरे धीरे नीचे गिरता है, अगर पानी बॉटल अगर ज़्यादा भर दो तो फास्ट स्पीड में नीचे गिरेगा। तो ऐसे ही वो ज़्यादा मात्रा में पानी भरने के कारण वो क्लाउड में वो 100 मिलीमीटर प्रति घंटा से भी तेज से बारिश गिरने के कारण उतना स्पीड में वहाँ पे बारिश मतलब गिर जाता है तो उसको ही बादल का फटना कहा जाता है। फिर और क्या दिया है यहाँ पे, मूसलाधार, थोड़ा सोचो, मूसलाधार बारिश होते समय पहाड़ के नीचे क्या नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। मूसलाधार बारिश जब बहुत जोर से बारिश गिर रहा है तो पहाड़ के नीचे क्यों नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा मतलब पहाड़ जो रहेगा वो टूट के ढह के गिर सकता है, जैसे हम लोग ने ऊपर देखा, ठीक है, तो पहाड़ टूट के गिर सकता है तो इससे बहुत बड़ी हानि हो सकता है, ठीक है। 8th स्टैंडर्ड में तुम लोग और अच्छे से पढ़ोगे। आगे क्या देख, क्या तुम जानते हो लेह और लद्दाख के 6 अगस्त 2010 के दिन ही बादल फटे थे। 26 जुलाई 2005 के दिन मुंबई की हुई बादल फटने की घटना में अविस्मरणीय थी। उस दिन 8 से 10 घंटे तक लगभग 950 मिलीमीटर पानी यानी 37 इंच बारिश हुई थी और संपूर्ण मुंबई जलमय हो गई थी, ठीक है।
6 अगस्त 2010 को लेह और लद्दाख के अंदर हुआ था। उसी 26 जुलाई 2005 में मुंबई में भी बादल फटा था। 8 से 10 घंटे तक लगभग लगातार बारिश गिरा था और वो 950 मिलीमीटर पानी वहाँ पे हो चुका था। ठीक है, मतलब 37 इंच इतना बारिश हुआ था। फिर आगे क्या दिया, थोड़ा याद करो। याद करो में क्या दिया है, पिछली कक्षा में हमने महाबाढ़ और उसके परिणाम के बारे में पढ़ा है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न स्थानों पर आई महाबाढ़ की जानकारी प्राप्त करो। जैसे अभी 2005 में दिया, यहाँ पे मुंबई में हुआ था। उसे ही बहुत सारे टाइम पे मुंबई के अलग अलग महानगर पालिका में तुम्हारे बाढ़ देखने गए थे। ठीक है, क्या दिया यहाँ पे, महाबाढ़ के लिए सुरक्षात्मक उपाय योजना। पहला दिया है पहाड़ी प्रदेश में छोटे बांध बनाना। ठीक है, बांध जो रहता है उसको छोटा छोटा बनाना। जैसे कि अगर बड़ा बांध बना है तो अगर समझो बांध बन बड़ा मतलब भर गया तो उसको बहुत जल्दी मतलब छोड़ना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी मात्रा में पानी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो छोड़ने के कारण क्या होगा, तुम्हारा बहुत सारा मतलब नुकसान हो सकता है। इसलिए पहाड़ी जो प्रदेश रहता है वहाँ पे छोटे छोटे बांध बनाने चाहिए। दूसरा, रिसाव पाझर तालाब की निर्मित करना। ठीक है, रिसाव मतलब तुम्हारा जो तालाब बिलाब रहता है उसका निर्माण करना, जिसके कारण तुम्हारा पानी जो समझो छूटा यहाँ से बांध बीन से, तो वो वहाँ पे जाके वहाँ पे रुक सकता है। ठीक है, तालाब में मतलब तालाब बना रहेगा तो वहाँ पे पानी जाके रुक जाएगा, तो तुम्हें ज़्यादा तुम्हारे मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे नहीं जाएगा, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। फिर तीसरा दिया है नदियों के तट कृत्रिम पद्धति से सीधे करना। ठीक है, नदियों का तट और कृत्रिम पद्धति जो रहेगा उसको सीधे करना। ठीक है, मतलब ज़्यादा नदी को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना। टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो ज़्यादा अगर पानी हुआ तो वो जिस साइड टेढ़ा मेढ़ा कभी जहाँ पे टर्न रहेगा वहीं से वो सीधा निकल जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा करके उसका नदी का जो पद्धति रहेगा उसको सीधे करने चाहिए। नई जंगल बनाना। ठीक है, नई जंगल बनाना मतलब डायरेक्ट वृक्षारोपण करना। ठीक है, वृक्षारोपण करते करते तुम्हें जंगल बना सकते हो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा पानी जो रहेगा फटाक से ज़मीन के अंदर सोख लेता है। ठीक है, और तुम्हारा बारिश भी अच्छी मात्रा में, जहाँ पे मतलब सूखा पड़ता है वहाँ पे बराबर मात्रा में बारिश गिरेगा, और जहाँ पे बारिश कभी कभी तो कहीं ज़्यादा भी गिर जाता है तो पानी जल्दी ज़मीन के अंदर सोखा जाएगा। और नदियाँ जोड़ना। ठीक है, नदी को अलग अलग नहीं रहना, नदी को जोड़ देना, जिसके कारण वो आराम से समुद्र में जा सके। ठीक है, यहाँ पे कौन क्या करता है वो दिया यहाँ पे, भारत सरकार ने सन 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ उपाय की स्थापना की थी। ठीक है, 1976 में ही राष्ट्रीय बाढ़ का उपाय का स्थापना कर दिया गया था। ठीक है, भारत सरकार में, भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेषतः प्रयत्न इस उपयोग द्वारा किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर से गांव तक बाढ़ नियंत्रण के लिए योजना तैयार की जाती है। इन योजना द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय और जनहानि को टालने की सहायता मिलती है। ठीक है, 1976 में, ठीक है, 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ का उपयोग योजना बना दिया था, उसका स्थापना कर दिया था, और बाढ़ के नियंत्रण के लिए विशेषतः प्रयत्न उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, उसके लिए बहुत बड़े मतलब बड़े बड़े ये भी बनाए थे, उसके अंदर बहुत सदस्य भी थे, उसके ऊपर बहुत सारे मतलब विचार विमर्श भी होता रहता है। उसके ऊपर क्या दिया गया, राष्ट्रीय स्तर पर गाँवों तक बाढ़ का नियंत्रण के लिए योजना तैयार की जाती है। ठीक है, बड़े स्तर पर मतलब गाँवों से लेके गाँव को फिर बड़े जिला तक जोड़ने के लिए और फिर राष्ट्र तक जोड़ने के लिए उसके मतलब उतने लेवल तक उसकी योजना तैयार की जाती है। इन योजना द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय और जनहानि को टालना, मतलब तुम्हारा लोग का भी और तुम्हारा ये भी टालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जनहानि या तुम्हारा वित्त मतलब जो पैसा रहता है उसको भी रोकने की पूरी तरीके से किया जाता है। फिर तुम्हारे यहाँ पे दिया लाइटनिंग, बिजली गिरना। बिजली गिरना यहाँ पे क्या तुम जानते, आकाश में चमकने वाली बिजली देखी है, यदि हाँ तो कब, बिजली कैसे निर्मित होती है। ठीक है, तो ये सब जो रहेगा तुम्हारा बिजली गिरना वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग का 9th चैप्टर जो रहेगा 10th चैप्टर रहेगा वो कंप्लीट होएगा। ओके स्टूडेंट, बाय।